नमस्कार बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। अभी हम बच्चों चैप्टर 2 राजा, नगर और उसका क्षेत्र, उसका विकास के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब बच्चों उसमें जानेंगे, आज की वीडियो में हम जो राजा था उसकी जनता में छवि कैसी होती थी। शहरों में राजा के प्रति क्या सोच थी और ग्रामीण क्षेत्र में राजा के प्रति लोगों की क्या सोच थी। तो हमें अभिलेखों के माध्यम से हमें अपने इतिहास के बच्चों जानकारी मिलती है। पार्ट 5 के माध्यम से हम ये जानेंगे जनता में राजा की छवि, अर्थात जो राजा होता था उसका जनता के बीच किस प्रकार उसकी मान्यता थी। तो राजाओं के विषय में प्रजा क्या सोचती थी, इसका अभिलेखों में जवाब नहीं मिलता है। इतिहासकार राजा और उच्च वर्ग सामंतों तक ही अपनी लेखनी को सीमित किए रहे। अर्थात जो इतिहासकार रहे हैं बच्चों, इन इतिहासकारों ने जो अपनी लेख हैं, जो अपनी रचनाएं लिखी हैं, उनमें केवल राजाओं और उच्च वर्ग का विशेष रूप से उल्लेख किया है। जातक कथाओं के माध्यम से जन भावनाएं उजागर होती थी, लेकिन ऐसी बहुत सारी कथाएं, कहानियां जिनके माध्यम से हमें राजा के बारे में जानकारी मिलती है कि जो ग्रामीण प्रजा थी उसकी उनके प्रति क्या सोच थी। जातक कथाएं पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई थी। गंधदिंतु नामक कहानी के विषय में बताया गया है कि एक कुटिल राजा से जनता किस प्रकार त्रस्त थी। अर्थात जो राजा था वह बड़ा ही कुटिल था, अर्थात अपनी जनता पर अत्याचार करने वाला व्यक्ति था। जनता उसके कार्यों से परेशान थी। वह केवल इंसान ही नहीं, उससे जानवर भी परेशान थे। तो जब राजा वेश बदलकर जनता के बीच में गया तो सभी ने अपने दुख दर्द के लिए प्रजा जो थी उसने राजा को बुला बना। अर्थात कि राजा ने सोचा चलो वेश बदलकर मैं जनता के बीच जाता हूँ और अपने बारे में सुध लेना चाहता हूँ, अर्थात जनता के बीच में मेरी छवि कैसी है। तो जब राजा जनता के बीच में गया बच्चों, तो जनता ने राजा के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कही। उन्होंने कहा या उनका कहना था कि रात में डकैत आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, और दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी, जो अधिकारी राजा के हैं वो जनता को परेशान करते हैं। इससे त्रस्त होकर लोग अपने गांव छोड़कर जंगलों में बस गए। तो राजा ने अपनी कानों से सुना और देखा कि जनता के बीच में जो राजा के प्रति सोच है वो अच्छी नहीं है। उसके पीछे कारण यही है, जो राजा के अधिकारी हैं वो बच्चों जो है जनता को परेशान करते थे, तंग करते थे, उनसे ज़बरदस्ती कर लेते थे। रात में उनका माल चोरी हो जाता था, डकैत रात में उनके घर पर हमला कर देते थे। तो इस कथा के आधार पर कहा जा सकता है राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण थे। तो इस कहानी से यह सिद्ध होता है बच्चों कि राजा और प्रजा के बीच में, प्रजा भी कौन सी, ग्रामीण प्रजा, गांव में रहने वाले लोग की जो सोच थी राजा के प्रति अच्छी नहीं थी, अर्थात उनके संबंध जो थे बच्चों वो तनावपूर्ण थे। इसका कारण शासकों द्वारा अपना राजकोष भरने के लिए बड़े बड़े करों की मांग थी। तो राजा ने जनता पर विभिन्न प्रकार के टैक्स, कर लगा रखे थे, जिसमें किसान भी त्रस्त थे, परेशान थे। इस संकट से बचने हेतु वो जंगलों में भाग जाते थे बच्चों, अपने घरों को छोड़कर, क्योंकि
करों की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही थी और किसानों के लिए उपज बढ़ाने के अन्य उपाय ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो कहने का और समझने का तात्पर्य यह है बच्चों कि ग्रामीण क्षेत्र में राजा के प्रति जो जनता की सोच थी वो बच्चों अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो उससे परेशान थे। नया पॉइंट है उपज बढ़ाने के तरीके। तो उस समय किसानों ने उपज बढ़ाने के नए नए तरीके खोजे, क्योंकि उनको राजा को टैक्स देना है, टैक्स देना होता था, टैक्स लगातार बढ़ रहे थे, जिसके कारण उन्होंने उपज बढ़ाने के नए तरीके अपनाए। वो कौन कौन से तरीके थे बच्चों जानेंगे। हल से उपज बढ़ाने का प्रचलन बढ़ा। तो सभी बच्चों जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं वो सब जानते हैं कि हल क्या होता है। इससे खेती का जो एक माध्यम है, अर्थात हमारे जो खेत हैं उनको जोतने का कार्य किया जाता है। लोहे का प्रयोग 6वीं शताब्दी ईसा में ही होने लगा था। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वरा भूमि की जुताई की जाने लगी। अर्थात जो हल है उसमें लोहे की फाल नीचे लगी होती है, जिससे जो भूमि है, जो मिट्टी है, उससे हटती है। गंगा घाटी के धान की रोपाई के कारण उपज में भारी वृद्धि हुई। लोगों ने धान की रोपाई प्रारंभ की, जिससे उनकी उपज बढ़ी। पंजाब, राजस्थान जैसे शुष्क मैदानों पर जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं शताब्दी में ही शुरू हुआ। अर्थात राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों में भी बच्चों हल का प्रयोग किया जाने लगा। 20वीं सदी में जो शुरू हुआ, जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती हेतु कुदाल का प्रयोग किया, जो इस क्षेत्र में कहीं अधिक उपयोगी था। कुदाल एक लोहे का जो हाथ से प्रयोग किया जाने वाला एक छोटा सा उपकरण था बच्चों। गुप्त काल में सिंचाई का थोड़ा बहुत प्रबंध राजा की ओर से किया जाता था। उपज बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत लोगों और कृषकों के तालाबों, कुओं और नहरों जैसे साधन निर्मित किए गए। तो गुप्त काल में बच्चों किसानों के लिए सरकार की ओर से अनेकों कार्य किए गए, जिसमें कृषकों के लिए तालाब खुलवाना, कुओं और नहरों का प्रबंध करना, सिंचाई के साधनों का प्रयोग करना आदि प्रमुख थे। एक गृहपति समझेंगे बच्चों क्या है। गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाएं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण रखता था। वह घर के पशुओं और संपत्तियों का मालिक था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों के लिए भी होता था। तो गृहपति से तात्पर्य बच्चों घर का मुखिया। ज़्यादातर आपने देखा होगा सभी घरों में घर का जो मुखिया होता है वो पुरुष वर्ग से होता है। पहले दादा, फिर उनके बाद हमारे पापा, उनके बाद बड़ा बेटा, फिर उसके आने वाली पीढ़ी लगातार इस प्रकार से घर का जो मुखिया है वो पुरुष वर्ग से संबंधित होता था। तो उसका कार्य होता था महिलाओं, बच्चों, नौकरों तथा दासों पर नियंत्रण रखना होता था। आज भी परिवार के मुखिया का कार्य है अपने परिवार पर नियंत्रण रखना और उसका भरण पोषण करना। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती थी उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में। खेती की नई तकनीक से उपज बढ़ाने के बावजूद लाभ समान नहीं था। ग्रामीण समाज में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त युग, प्राय जो गुप्त काल था, उस काल में छोटे छोटे कृषक होते थे जो अपने परिवार के जो है साथ जमीन जोतते थे। नारद बृहस्पति स्मृति के अनुसार, जो ग्रंथ है नारद ग्रंथ और बृहस्पति ग्रंथ, उसके अनुसार बताया गया है कि भूमि जोतने वाले नौकरों को नगद वेतन उपज का 1/5 हिस्सा मिलता था। अर्थात जो बड़े कृषक थे वो अपने यहाँ पर नौकर भी रखते थे और उनको भूमि जो उपज होती थी उसका उपज का 1/5 भाग दिया जाता था। इसके अलावा नौकरों को खाना, कपड़ा नहीं लेते थे। उन्हें उपज का 1/3 भाग पारिश्रमिक मिलता था। कृषक भूपतियों के अधीन कृषक दास से बनते चले गए। जो किसान लोग थे उनके नीचे जो कार्य करते थे
वो धीरे धीरे बच्चों जो श्रमिक थे वो किसानों के दास बनते चले गए। भूमिपतियों के या जिनके पास भूमि अधिक थी उनके धीरे धीरे दास बनते चले गए। कहानियों में विशेषता बोध कथाओं में भूमिहीन खेती हर श्रमिक छोटे किसानों बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। तो बोध कथाओं के माध्यम से गुप्त काल की कृषि व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है कि भूमिहीन खेतीहर भी होते थे, श्रमिक होते थे, छोटे किसान और जमींदारों का भी उल्लेख किया गया है। गुप्तकालीन स्मृतियों में शूद्रों को व्यापार, शिल्प एवं कृषि की अनुमति थी। तो उससे पूर्व के समय शूद्रों को व्यापार से वंचित किया जाता था, कृषि से वंचित किया जाता था बच्चों, लेकिन गुप्त काल में उनको व्यापार और शिल्प यानी कि छोटे उद्योग धंधे जो हाथ से किए जाते हैं उनको करने और कृषि करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसके अलावा बच्चों फाइयान ने अछूतों को चांडाल कहा है, जो गांवों और नगरों के बाहर निवास करते थे। तो गुप्त काल में जो फाइयान है भारतवर्ष में आया, उन्होंने बताया कि अछूतों को बच्चों चांडाल कहा जाता था और उनको नगरों से बाहर रहना होता था। और जब वो गांव में आते थे तो ढोल बजाकर वो गांव में आते थे, प्रवेश करते थे। उनके लिए रास्तों को खाली कर दिया जाता था। आरंभिक तमिल साहित्य में बच्चों विभिन्न वर्गों यथा बेल्लालार यानी कि बड़े जमींदार, हलवाला या उल्वर और दास या अनिमय जैसी विभिन्न वर्गों का उल्लेख किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया था, अर्थात जिसके पास भूमि होती थी वह अधिक शक्तिशाली व्यक्ति था। भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण, नया टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, भूमिदान और जो है नए संभ्रांत ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में। तो गुप्त काल जो है उसमें बच्चों क्या था कि जो राज अधिकारी थे उनको वेतन दिया जाता था, नगद वेतन की व्यवस्था है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि वेतन के बदले भूमिदान की भी प्रथा थी, अर्थात ऐसा माना जाता है कि राज अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, साथ ही साथ उनको कार्य करने के बदले में भूमि भी प्रदान की जाती थी। इस भूमि से जो उत्पादन होता था वह कर्मचारी का वेतन बन जाता था। वेनसांग के अनुसार राज्य के प्रमुख कर्मचारी को कभी तो वेतन मिलता था, कभी भूमिदान में दे दी जाती थी। अर्थात कर्मचारियों के लिए दोनों ही प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी गुप्त काल में बच्चों। या तो उनको नकद वेतन दिया जाता था या तो उनको कृषि भूमि दी जाती थी, उनसे प्राप्त होने वाली आय उनके वेतन के रूप में प्रदान की जाती थी। भूमिदान की प्रथा को महाकाव्य पुराणों में पुण्य कार्य बताया गया है, अर्थात जो व्यक्ति भूमिदान करता था वह पुण्य का कार्य माना जाता था। महाभारत में भी भूमिदान के महत्व को बताते हुए भूमिदान प्रशंसा नामक अध्याय से रचना की गई है। महाभारत एवं पुराणों का अंतिम रूप से युग यानी कि गुप्त युग के आसपास दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि भूमिदान गुप्त युग में राजा का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य था, अर्थात गुप्त काल में राजा बच्चों भूमि का दान करता था, वह उसका सबसे उचित कार्य माना जाता था। गुप्त काल का सबसे प्राचीन अभिलेखी प्रमाण पहली सदी के सातवाहन अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव दान करने की चर्चा की गई है। अर्थात अश्वमेध यज्ञ किया जाता था जिसमें आपको मैंने पहले बताया था कि एक घोड़ा छोड़ा जाता था जो शहर शहर गांव गांव जाता था। 5वीं सदी में भूमिदान की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। भूमिदान के साथ दो चीज़ें जुड़ी हुई थी। एक तो राजस्व के समस्त साधनों को ग्रहीता के नाम पर हस्तांतरित कर दिया जाता था, दूसरे ग्रहीता को उस भूमि खंड की आंतरिक सुरक्षा एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व को निभाना पड़ता था। अतः राजा ने अपने नियंत्रण को उन स्थानों से हटा दिया जो स्थान भूमिदान के रूप में दिए जाते थे। अब तक राजा का उत्तरदायित्व जनता की आंतरिक सुरक्षा, शांति व्यवस्था इत्यादि का प्रबंध ही माना जाता था। तो ऐसा माना जाता था कि राजा का दायित्व है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था करना, शांति व्यवस्था रखना, लेकिन इसके बदले वह प्रांत कर प्राप्त करने वाला भी होता था, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों से कर टैक्स वसूलने का कार्य भी राजा करता। दोनों अधिकार जिस वर्ग के हाथ में आ गए उन्हें सामंत वर्ग कहा जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे
ये कार्य ऐसे वर्ग को दिया गया जो संभ्रांत थे। 5वीं सदी तक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राजा चोरों को दंडित करने का अधिकार नहीं त्यागता था, लेकिन आगे चलकर चोरों को दंडित करना या परिवार की संपत्ति आदि के झगड़ों को पर न्याय देने का अधिकार भी भूमिदान के साथ ब्राह्मणों को हस्तांतरित किया जाने लगा। अर्थात प्रारंभ में बच्चों जो राजा है उसके पास ही चोरों को, यानी कि चोर व्यक्ति को या सजा देने का प्रावधान राजा के पास होता था, लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था ब्राह्मणों के पास चली गई। भूमिदान की प्रथा से कृषकों को शोषण, दान ग्रहीता और सामंतों के कारण बढ़ गया। यह गुप्त वंश के कमजोर होने का कारण भी बना। भूमिदान करने से क्या हुआ, जो ये प्रथा प्रारंभ की, धीरे धीरे जो कृषक हैं उनका शोषण होने लगा और अंततः यह गुप्त काल, जो एक स्वर्ण युग के नाम से भी हम जानते हैं, धीरे धीरे अवनति के मार्ग पर बच्चों जाने लगा। गुप्त काल के प्रारंभिक दिनों में गुप्त काल या गुप्त समाज में केंद्रीय प्रांतों में से किसी भी प्रांत को सम्राट की अनुमति के बिना स्वयं भूमिदान देने का अधिकार नहीं था। तो प्रारंभ में राजा की अनुमति से ही कोई भी व्यक्ति भूमिदान कर सकता था, उसकी अनुमति के बिना कोई भी अधिकारी भूमिदान नहीं कर सकता था। लेकिन 6वीं शताब्दी तक आते आते ऐसे प्रमाण मिले हैं कि कुमारमात्य महाराज जैसे जो सामंत थे, उन्होंने बिना किसी सम्राट के बच्चों क्या किया, भूमिदान करना प्रारंभ कर दिया। तो इससे ज्ञात होता है कि 6वीं शताब्दी तक आते आते विकेंद्रीकरण की मांग जो थी वह पूर्णतः पनप चुकी थी। अब जो है बच्चों, सामंत जो थे भूमि के वास्तविक शासक बन बैठे थे। धीरे धीरे उन्होंने उस भूमि पर अपना अधिकार कर लिया। अब इसमें क्या है बच्चों, आगे एक छोटे गांव का जीवन, उसके बारे में हर्षचरित ने अपनी रचना में बताया है कि हर्षचरित की रचना हर्ष के राजकवि बाणभट्ट ने की थी। आप सभी जानते हैं, महत्वपूर्ण है कि हर्षचरित की रचना किसने की थी, बाणभट्ट ने। इस ग्रंथ में जंगल के किनारे की एक बस्ती का अविरल चित्रण है। उसमें बताया गया है कि बस्ती के किनारे का अधिकार क्षेत्र जंगल है। यहाँ धान की उपज वाले खलिहान और उपजाऊ भूमि के हिस्सों को छोटे किसानों में बांट दिया गया। यहाँ सभी लोग कुदाल का प्रयोग करते थे। इसका कारण है कि घास से हरी भरी भूमि में हल नहीं चलाया जा सकता था, इसलिए वे छोटे उपकरण का प्रयोग करते थे जो हाथ से ही प्रयोग किया जाता था, जिसको कुदाल कहते थे। अब ये लोग क्या करते थे, यहाँ लोग पेड़ की छाल से कट्ठा लेकर चलते थे। फूलों से भरे अनगिनत बोरे, अलसी और सन, भारी मात्रा में शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी, घास आदि को ये लेकर चलते थे। महिलाएं इन्हें बेचने का कार्य करती थी। वह इसे अपने सिरों पर जंगल से एकत्र करके फलों की टोकरियां में इकट्ठा करके लाती थी। आगे जानेंगे, एक और प्रभावती और गुप्त दून गांव की कथा दी है, उसको आप पढ़ लेंगे। उससे नीचे आएंगे, यह केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ब्रह्मदेव भूमि पर ब्राह्मणों के भूपति बन जाने से उत्पन्न हुई, वरन गुप्त शासकों ने उपरोक्त कुमारमात्य आदि जैसे अपने प्रमुख कर्मचारियों को वेतन के बदले में भूमिदान देना शुरू किया था। अर्थात प्रारंभ में जो वेतन दिया जाता था सम्राट द्वारा बच्चों, वो क्या हुआ कि जब उनको भूमि दी जाने लगी तो धीरे धीरे उन्होंने उस भूमि पर अपना अधिकार कर लिया और बाद में आकर क्या हुआ कि वे भूमि के स्वयं मालिक बन बैठे। यह पद क्या था, वंश परंपरागत बनने लगा। तब ये उपरिक और कुमारमात्य आदि भी सामंतों की तरह स्वतंत्र होने लगे। प्रोफेसर रामशरण का विचार है, उनका मानना है कि अमात्य और कुमारमात्य सामंत विरुद्ध बनते चले गए थे। सम्राट सामंतों पर अधिक से अधिक निर्भर हो गए, क्योंकि ये सामंत केवल जनता से कर ही नहीं वसूलते थे, अपितु स्थानीय सेना भी रखते थे। तो बच्चों, जो सामंत रखता था राजा, वो जनता से कर तो वसूलते थे, साथ ही साथ वो अपने एक सेना भी रखने लगे, जिससे जरूरत पड़ने पर सम्राट जो है उन सामंतों की
मदद लेने लगे थे, अर्थात जब उनको सैनिकों की आवश्यकता होती थी तो सामंत उन्हें सैनिक उपलब्ध कराते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इससे केंद्रीय शक्ति और भी छीन होती चली गई और गुप्त सम्राट जो एक वैभवशाली साम्राज्य था धीरे धीरे सामंतों पर निर्भर होने लगा। अब बच्चों इसमें है अग्रहार, इसमें देखेंगे ब्रैकेट में अग्रहार क्या था। अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, क्योंकि उस समय भूमि को दान करने की प्रथा थी, इसलिए जो भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी दान के स्वरूप में उसको अग्रहार कहा जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर वसूले नहीं जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों में की जो स्थिति थी समाज में बच्चों वो काफ़ी प्रतिष्ठित हो चली थी। इस प्रकार एक पॉइंट और है बच्चों, पाटलिपुत्र का इतिहास, इसे भी शॉर्ट में आप समझ लेंगे कि प्रत्येक गांव का एक अपना इतिहास था या नगर का इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। का विकास पाटिल ग्राम नाम के गांव से हुआ था, अर्थात जो पाटलिपुत्र है वो प्रारंभ में पाटिल ग्राम के नाम से जाना जाता था। फिर क्या हुआ, 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगृह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय लिया और इसका नाम बदल दिया। 4वीं शताब्दी तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के बड़े नगरों में से एक बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया। चीनी यात्री स्वेन त्सांग 7वीं सदी में यहाँ आया और यह नगर खंडहर में मिला। उस समय यहाँ की जनसंख्या भी बच्चों कम थी। तो कई ऐसे आपको शहरों की जानकारी भी इसमें मिलेंगी जो पहले गांव थे और धीरे धीरे शहर के रूप में परिवर्तित हो गई। तो इससे आगे बच्चों कल पढ़ेंगे नया टॉपिक नई वीडियो के साथ, नगर एवं व्यापार। धन्यवाद।